नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे हैं भारत की भूगोल। टॉपिक चल रहा है हमारे भारत की जलवायु। हम 2-3 दिन से लगातार उस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। अभी आज हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे भारत की जलवायु में ऋतुओं की। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, लौटते मानसून की ऋतु और शीत ऋतु। और आज हम एक एक ऋतुओं पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कोई भी ऋतु को आप डिस्कस कर रहे हो, सीजन को आप डिस्कस कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको बताना है वहां तापमान कितना है, वहां पवन कौन सी चलती है और वर्षा होती है कि नहीं होती है, होती है तो कौन सी पवनों से होती है, किस प्रकार की वर्षा होती है, ये सब बातें आपको बतानी होती है। हाँ भाई, लवप्रीत राम राम। राम राम बेटा, सभी को नमस्ते, राम राम। ओके, जल्दी से आप सब लोग लाइव आ जाओ। कल हमारी क्लास हो नहीं पाई थी तो शायद उसके लिए क्षमा चाहेंगे बेटा। मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल थी, प्रैक्टिकल की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया और आपकी क्लास का टाइम निकल गया था, इसलिए नहीं कर पाए कल का क्लास। आज समय पे एकदम क्लास शुरू हो गई है, जल्दी से जुड़ जाओ भाई सभी। ओके, करें भाई शुरू। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है और सबसे पहली आपकी जो ऋतु होती है वो हम ग्रीष्म ऋतु से शुरू कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के जस्ट बाद आपकी आएगी वर्षा ऋतु। एक्चुअल में भारत में गर्मी में ही वर्षा होती है, तो ये 6 महीने जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा रहेगा, उस समय जब उत्तरी गोलार्ध में सीधा रहेगा उस समय हम उसको ग्रीष्म ऋतु कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रीष्म ऋतु। हाँ, इस समय हम इसको ग्रीष्म ऋतु कहेंगे। ग्रीष्म ऋतु जो 6 महीने की होती है, ये दोनों मिला के 6 महीने की होती है। इसके पहले 3 महीने गर्मी पड़ती है, तापमान ज्यादा होता है, बारिश नहीं होती, इसलिए उसका नाम होता है ग्रीष्म ऋतु। अगले इन्हीं गर्मी के 3 महीनों में बारिश होती है और इसलिए उसको वर्षा ऋतु कहते हैं। बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि भारत में वर्षा कब होती है, तो भारत में वर्षा कब होती है? वर्षा ऋतु में, लेकिन वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। मेनली 2 ही ऋतु होती, गर्मी और सर्दी, उसके अनुसार ग्रीष्म ऋतु में होती है। और इसके बाद आपके लौटते मानसून की ऋतु, लौटते मानसून की ऋतु को हम कहते हैं शरद ऋतु। सामान्य भाषा में हम इसको शरद ऋतु भी कह देते हैं। और लास्ट वाली चौथी आपकी होती है शीत ऋतु। शीत ऋतु, इन 6 महीनों को हम शीत ऋतु कह सकते हैं। ये दोनों मिला के 6 महीने होते हैं। इस प्रकार 12 महीने में भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे इस ग्रीष्म ऋतु। तो आप देखें, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर 6 महीने आपका जो सूर्य है वो रहेगा उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में। बेटा, इसका नाम होता है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमेस्फियर, और इसका नाम होता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमेस्फियर। 0 डिग्री से 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा। आपको एक बात का पता होना चाहिए, यहां सूर्य सीधा चमकता है 21 मार्च को और फिर यहां सीधा चमकेगा 21 जून को और फिर वापिस सूर्य यहां आएगा 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य वापिस सीधा आएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि इस 0 डिग्री से ऊपर फिर वापिस ऐसे, तो ये तारीख आपकी होती है 21 मार्च और वापिस आता है 23 सितंबर को। इन 6 महीनों में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है और
सामान्य बात सामने ये 6 महीने जो भी देश उत्तरी गोलार्ध में है वहां पे क्या होगी, वहां पे होगी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है भी, ये वाली बात होती है। तो हमारा भारत जो है उसके बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको बताना है कि जैसे 21 मार्च के बाद सूर्य लगातार उत्तरायण होता जाता है, भारत के तापमान में वृद्धि होती है और भारत में कौन क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, तापमान बढ़ता जाता है। बिल्कुल भाई सतपाल, नमस्ते, राम राम। ओके बेटा, यू आर वेलकम। चलो बातें क्लियर हैं इतनी। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु बेटा, ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत कारगर है। जैसे आपको लगता है सर ये तो हम आराम से कर लेंगे, नहीं बेटा। आपसे सवाल पूछा गया, भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा से उत्तरायण होता है और जब सूर्य विषुवत रेखा से उत्तरायण होता है। तो बच्चा बिना सोचे उत्तर करता है कि भारत में गर्मी तब होती है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है 21 जून को। और बेटा 21 जून को भारत में क्या नहीं होती, गर्मी नहीं होती। ये आपका उत्तर गलत हो गया। ये आपका उत्तर जो हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, हाँ, ये वाली बात है, ये आपका उत्तर गलत हो गया। तो भारत में गर्मी कब होती है, मध्य मार्च 21 मार्च के बाद जैसे सूर्य विषुवत रेखा से उत्तरायण होता है और 21 जून को कर्क रेखा पर जाता है। मतलब यहां से यहां 3 महीने में सूर्य जाता है और यहां होता है 21 मार्च को और यहां पहुंचता है 21 जून को। इन 3 महीनों में भारत में गर्मी होती है। मैंने जो बात समझाई उसको समझिए। हाँ भाई, 20 क्लास में और हो जाएगा भाई, आने वाली 20 क्लास में करवा देंगे। हाँ, अगली बात पे चले। ये वाली बात है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है भाई, तो अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। बेटा एक बात को 10 बार बताना पड़ता है तब समस्यात्मक है बातें, नहीं तो कोई बात नहीं होती। हाँ, मध्य मार्च के बाद, मध्य मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है। मध्य मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है। जैसे जैसे सूर्य, जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, भारत में तापमान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, भारत में तापमान बढ़ता जाता है। एक बात, अब सवाल आता है कि भारत में इस ऋतु की अवधि कब होती है। आप बताएंगे मध्य मार्च से मध्य जून। मध्य मार्च से मध्य जून के बीच आपके क्या रहती है, अवधि रहती है ग्रीष्म ऋतु की। ओके, ये बात क्लियर है। हाँ जी परमिला जी, राम राम। ये वाली बात क्लियर है। अब देखिए आप, कोई भी ऋतु हम पढ़ेंगे उसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 तापमान, नंबर 2 पवने और नंबर 3 वर्षा। शुरू करें तापमान की बात, बिल्कुल शुरू करते हैं भाई। एक सीधा सीधा सवाल तो ये बनता है, दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीना जो होता है बेटा वो होता है अप्रैल। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना अप्रैल होता है। अप्रैल में, अरे तो 21 मार्च के बाद आप बताओ, 1 2 3 अप्रैल 10 अप्रैल तक सूर्य दक्षिण भारत में सीधा चमकना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। और उत्तर भारत का सबसे गर्म महीना आपका जो होगा वो होगा मई। उत्तर भारत का सबसे गर्म महीना होता है मई।
रोहित बेटा, आप आज मेरी क्लास कंप्लीट होने के बाद ये बताना कि हमने कौन सी बात जो उसमें समय ज्यादा खराब किया। हाँ, अगली बात पे चलें इसको लेके। ये आपकी बात थी। अब हम जो बात करेंगे वो टेम्परेचर की बात करेंगे कि टेम्परेचर कहाँ कितना होता है। तो आप बताएंगे मार्च के महीने में दक्कन के पठार का तापमान 38 डिग्री के आसपास होता है। अप्रैल में गुजरात और राजस्थान में 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। मई में पश्चिमी राजस्थान का तापमान 48 डिग्री पहुंचता है। ये वाली बात है। सवाल आ जाए कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता कितना है। ग्रीष्म ऋतु में भारत का औसत तापमान, भारत का औसत तापमान होता है भी 30 से 32 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक बात और सुनो बेटा। क्या सुने? सर्वाधिक तापमान, वैसे मैं कल बता चुका हूं ये, सर्वाधिक तापमान पूरे भारत में जो होता है वो पश्चिमी राजस्थान में होता है। और पश्चिमी राजस्थान में आधिकारिक रूप से जो टेम्परेचर नोट किया गया है वो 49 डिग्री सेल्सियस तापमान है। एक बार आपके फलोदी में, राजस्थान के ही फलोदी में 52 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया है। तो ये हमारे राजस्थान का या भारत का सबसे गर्म स्थान होता है। ठीक है भी। अच्छा, आपसे ये भी ध्यान रखना है दक्षिणी भारत का तापमान, दक्षिण भारत का तापमान, दक्षिण भारत का तापमान होता है 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण भारत में न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ज्यादा सर्दी पड़ती है। ये बात आपको याद रखनी है। दक्षिण भारत में न तो ज्यादा सर्दी पड़ती है और न ही क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ज्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती और ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे पवनों की। पवने, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस ऋतु में हमारे कोई स्थायी पवन नहीं चलती। मतलब ऐसा नहीं कोई फिक्स पवन चलती, फिक्स पवन नहीं चलती। मतलब क्या रहता है कि आपको भी एक बात का आभास हो गया होगा कि अभी सूर्य 0 डिग्री पे, तो इधर भी सूर्य उतना ही चमक रहा है और उधर भी उतना ही चमक रहा है। तो दोनों तरफ तापमान सेम सेम हो जाता है और दोनों तरफ वायुदाब भी सेम सेम हो जाता है। जब दोनों तरफ तापमान सेम हो जाएगा और वायुदाब भी सेम हो जाएगा तो फिर वायुदाब में अंतर नहीं हो पाएगा। वायुदाब में अंतर नहीं हो पाएगा तो फिर पवने ज्यादा स्थायी रूप से चलेंगी नहीं। इसलिए इस ऋतु में हमारे कौन सी पवन चलती है? इस ऋतु में हमारे पवन विशेष रूप से स्थायी पवन नहीं चलती है। विशेष रूप से स्थायी पवन नहीं चलती है ना। अब इस समय हमारी सबसे पहले जो पवन चलती है वो चलती है लू। लू, लू का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, लू किस प्रकार की पवन है? पवन के 3 प्रकार होते हैं, स्थायी पवन, अर्धस्थायी या सामयिक पवन और स्थानीय लोकल विंड्स, जो स्थान विशेष पे चलती है। तो आपकी लू जो है वो कौन सी पवन है? स्थानीय पवन। बेटा पूरे साल कोई पवन एक ही क्षेत्र और एक ही दिशा में चलती है तो उसको बोलते हैं स्थायी पवन। और कोई पवन 6 महीने जैसे जल से स्थल की ओर और 6 महीने स्थल से जल की ओर चलती है उसको बोलते हैं अर्धस्थायी या मौसमी या सामयिक पवन। उसको ये वाली बात होती है। तो ये हमारी कौन सी पवन है? स्थानीय पवन है। हाँ, ये अपने नेचर के हिसाब से कैसी होती है? अत्यधिक गर्म व शुष्क, मतलब तापमान ज्यादा होता है और आर्द्रता होती नहीं है ना। और इसे ताप लहरी भी कहते हैं, ताप लहरी भी कहते हैं। बेटा ताप लहरी का मतलब ये है कि तापमान एकदम ऐसे जैसे लू आती है तुरंत बढ़ जाता है और इसीलिए इसका नाम ताप लहरी होता है। ठीक है भी। और आपको पता होगा जब लू आती है तो मनुष्य के शरीर से पानी को सोख लेती है और बॉडी से पानी सोख लेती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है।
हैजा जैसे बीमारी हो जाती है। और आपको पता है कि ब्रेन स्ट्रोक मतलब दिमाग में नसें फटने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। राजस्थान में या भारत की बात करें तो हर साल 300 के आसपास लोग लू के कारण मर भी जाते हैं। और ये आपको याद रखनी है कि लू के कारण लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए ये नेचुरल हजार्ड्स है ना, प्राकृतिक आपदा है ये, प्राकृतिक आपदा है। चलती कहाँ है तो लू पाक सीमा से, पाक सीमा से बिहार के पटना तक चलती, पटना तक चलती, बिहार के पटना तक चलती। लू जो होती है वो बिहार के पटना तक चलती हैं। इनकी सबसे तेज गति, तेज गति दिल्ली से पटना के बीच होती है, दिल्ली से पटना के बीच होती है, पटना के बीच होती है। ये बात आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में ये बात लिखी है, इसलिए आप इसको गलत नहीं मान सकते। हाँ, दिल्ली से पटना के बीच लू चलती तो तेज है, लेकिन वहां इसका तापमान थोड़ा कम हो जाता है, तो ये इतनी आक्रामक या इतनी खतरनाक नहीं रहती। इसलिए वाली बात है, सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान में ही होता है। जैसलमेर से लेके दिल्ली के बीच तापमान ज्यादा होता है, लेकिन गति जो है वो दिल्ली से पटना के बीच ज्यादा होती है। ये बात आपको याद रख लेनी है भी, रख लोगे? अच्छा, एक बात आपको और पता होनी चाहिए, एक बात और पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए कि आपकी जो लू पवन है ना वो दक्षिण भारत में नहीं चलती, दक्षिण भारत में नहीं चलती है, नहीं चलती है। अब लू से आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो एक नंबर तो ये पूछा जाएगा, दो नंबर ये पूछा जाएगा अत्यधिक गर्म महसूस, और ज्यादा पूछेंगे तो दक्षिण भारत में चलती नहीं चलती, ये वाली बात आपको बतानी हो सकती है। इसके अलावा नहीं पूछी जाएंगी। तो ये बातें क्लियर है, बातें दक्षिण भारत में नहीं चलती। ठीक है भाई, ये आपकी पवन की बात पूरी हो गई। अब हम आते हैं आंधी पे। अच्छा जी, आंधी क्या होती है? आंधी, आंधी किसको कहोगे आप? आंधी। अब आपको लगता है ना सर कि हमें आता है, तो एक सवाल पूछ लूं आंधी का, चलो आप बताना। आंधी होती है, होती है नंबर एक, धूल भरी व शुष्क हवाएं, धूल भरी व शुष्क हवाएं। नंबर दो, धूल भरी व आर्द्र हवाएं। नंबर तीन, हवा का पावर, पावर। और नंबर चार, बौछार वाली पवन। अब बताओ आंधी क्या होती है? ये आपके सामने सवाल है, बताओगे भी? सरिता फोगाट, नमस्ते बेटा। हमारी आंधी, आंधी की बात है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना, मई में सर्वाधिक चलती है आंधी। कब ज्यादा चलती है बेटा? मई में ज्यादा चलती है आंधी। हाँ, मई में चलती है। अत्यधिक तेज गति से चलने वाली, तेज गति से चलने वाली एक नंबर बता रहे हो आप। अत्यधिक तेज गति से चलने वाली धूल भरी, धूल भरी व वर्षा युक्त, वर्षा की बौछार युक्त, वर्षा की बौछार युक्त पवने। याद रखना बेटा, आंधी जो होती है
वो धूलभरी के साथ साथ आर्द्र होती है। आंधी जो होती है वो आर्द्र होती है। जब कभी भी गर्मियों में आपके आंधी आएगी तो आपको आराम मिलेगा, रस्ट मिलेगा बहुत शांति से, ये वाली बात होती है। सबका उत्तर गलत है, देख लो आप। फिर तुम मेरे को कह देते हो सर जल्दी जल्दी बढ़ा दो। बेटा एक एक बात बतानी पड़ती है आपको, कैसे कैफ और कबूतर यही बताना पड़ेगा, है ना। फिर बात बनेगी आर्द्र हवा होती है। ओके, इधर आ जाओ, ये बात समझ में आ गई। वर्षा की बौछार युक्त पवन होती है। सर ये कौन सी बात हुई? बिल्कुल, आप बताओ, आप खुद बताओ। जब आंधी आती है तो टेम्परेचर थोड़ा गिरता है कि नहीं गिरता है? टेम्परेचर कम होता है, जैसे आंधी आएगी तापमान कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली बात है आंधी की। हाँ, उसके बाद आंधी की गति, मैक्सिमम जो गति है वो 120 किलोमीटर से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अच्छा, एक बात और बता दूं, 1970-80 के दशक से 1970-80 के दशक से यदि हम कंपेयर करें तो हमारे आंधी की गति बढ़ी है। 1970-80 के दशक में आंधी की गति कम होती थी, अब ज्यादा हो गई। बिल्कुल, आंधी की गति बढ़ी है। कि कई बच्चे दिमाग लगा लेते, नहीं सर हमने तो सुना था पहले 1 घंटे आंधी आती थी, आधे घंटे आती थी। बिल्कुल, अभी आंधी की अवधि छोटी हुई है। पहले आंधी 1 घंटे आती थी, अब 10 मिनट ही आती है। लेकिन अब आंधी की स्पीड ज्यादा होती है। 1970 के दशक में आंधी की गति जो होती थी वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी, और अब 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। याद रखना, नोट। पिछले दशकों में आंधी की गति बढ़ी है, सही बढ़ी है। अब कई बच्चों को लगता नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तापमान बढ़ा है। और बेटा तापमान बढ़ेगा ना, तापमान बढ़ेगा, किसी भी स्थान पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुदाब उतना ही कम नहीं होगा क्या? ये तापमान मान लो 40 की बजाय 42 हो जाए तो वायुदाब 990 की बजाय 980 मिलीबार होगा। और जितना वायुदाब कम होगा पवन तो उतनी तेज चलेगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आंधी की गति बढ़ी है। बात क्लियर है? उसके बाद हमारी एक बात और याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है बताओ? दक्षिण भारत में आंधी नहीं आती है, आंधी नहीं आती है। दक्षिण भारत में न तो लू आती है और न आंधी आती है। अब इसके बाद हमारी तीसरे नंबर की पवन है बम्बूला। बम्बूला, आप बताएंगे बम्बूला तो होता है वो क्या होता है? आपने भी सुना होगा। बेटा बम्बूला होता है, चित्र पहले तो भूगोल वाला चित्र बना देता हूं कि हमारे भारत में समदाब रेखा होती है, समदाब। या 990 मिलीबार वायुदाब है, या 992 है, या 994 है, या 996 है, या 998 मिलीबार वायुदाब है। इसका मतलब इधर हो गया उच्च वायुदाब और यहां हो गया कम वायुदाब। पवन कहां से कहां चलेगी भी? पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब चलेगी। और ये आपका भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में पवन आपकी जो मुड़ेंगी वो दाईं ओर मुड़ेंगी, दाईं ओर, दाईं ओर। और इस प्रकार आपके बम्बोड़े में ऐसे पवन चलेंगी। और ये जो पवन चल रही है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। ये आपका बम्बुला है, हाँ ये आपका बम्बुला है। बम्बुला क्या होता है? वायु का बनने वाला भंवर। अब ये तक सवाल आया है कि भारत में बम्बुले में पवन चलती है,
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब बच्चा कहता है सर ऐसे थोड़ी होता है, बम्बोले में तो पवन कैसे ही चल जाएगी ना बेटा, ऐसा नहीं होता। अभी रेखा राम राम। अब होता क्या है, बम्बोले में पवन नियम के अकॉर्डिंग चलती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेंगी, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो, उत्तरी भारत में बनने वाले वायु के बवर या चक्रवात स्थानीय भाषा में बम्बूला कहलाते हैं। स्थानीय भाषा में बम्बूला कहलाते हैं। ये आपकी बात थी भाई। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? एक बार आप मुझे बता दो। हाँ, एक बार आप कमेंट करके बता दो, इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? बम्बोले में पवन कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसमें पवन कैसे चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। एक बात, दूसरी बात आप ध्यान से सुनना, नोट डाल के ये बात लिखवा भी देता हूं। बम्बूला केवल उत्तरी भारत में आता है, उत्तरी भारत में आता है, विशेषकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में। बस, बाकी बम्बूला कहीं नहीं आता, यहीं आता है। ठीक है, अगली बात पे चलूं। अब मैं ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होगी उस वर्षा की बात करूं, और इस वर्षा से सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए आप इसके ऊपर इंपोर्टेंट की पावर 10,000 लगा लें। हाँ भाई, इतनी बातें क्लियर हैं तो ओके बात है बेटा। वर्षा, पहली बात तो ये है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है भाई, बहुत कम बारिश होती है, ज्यादा बारिश होती ही नहीं है। बारिश ही होती तो नाम ही वर्षा ऋतु हो जाता भाई, कॉमनली बात है। तो एक बात, दूसरी बात ध्यान रखना, इस समय तूफानों से वर्षा होती है, तूफानों से वर्षा होती है, मतलब तूफान आते हैं, तूफान, और उनसे बारिश जो होती है वो होती है, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। अब अगली बात पे चलते हैं हम, पहली वर्षा की ओर। आपने खूब एग्जाम में पढ़ा होगा आम्रवृष्टि। दो ही प्रकार के सवाल आते हैं आम्रवृष्टि से, एक तो आम्रवृष्टि होती कहाँ है, और एक आम्रवृष्टि किस प्रकार की वर्षा है। तीसरा आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा आम्रवृष्टि का, है ना, ये वाली बात होती है। तो आम्रवृष्टि ग्रीष्म ऋतु के अंत में होने वाली चक्रवातीय वर्षा। अच्छा, इसी साइक्लोनिक रेन को तूफानी वर्षा कहते हैं, तूफानी वर्षा, चक्रवातीय वर्षा या तूफानी वर्षा। ठीक है भी। अगली बात यह है, आपको मैं बता दूं, एनसीईआरटी में लिखा है कहां होती है आम्रवृष्टि, यह केरल में तटवर्ती कर्नाटक में होती है, कर्नाटक में होती है, केरल व तटवर्ती कर्नाटक में होती है। तो सर ऐसा है क्या? नहीं है भी, ये बात गलत है, लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखी है
11th क्लास की बुक में। एक्चुअल में केरल और तटवर्ती कर्नाटक में नहीं होती है, महाराष्ट्र में ज्यादा होती है ना, महाराष्ट्र में ज्यादा होती है। लेकिन एनसीईआरटी ने जो लिखा है मानना तो हमें वही पड़ेगा, है ना। इन बौछारों से, इन बौछारों से आम जल्दी पक जाते, पक जाते हैं। तो आपको बताना यही, जब तक आपको ऑप्शन में केरल और कर्नाटक मिले तब तक तो यही करना है। ये नहीं मिले, नहीं हो, नहीं हो ऑप्शन में, तब आपको करना है महाराष्ट्र। तब आपको करना है कि भी आम्र वृष्टि जो है वो महाराष्ट्र में होती है। मतलब गर्मी की ऋतु खत्म हुई, वर्षा ऋतु आने से पहले तूफानों से आने वाली वर्षा है, और ज्यादा नहीं होती है, ज्यादा नहीं होती। तमिलनाडु में होगी भी। मानसून रेखा जब आएगी तो सबसे पहले क्या कन्याकुमारी तट, या आप ये कह सकते हो केरल तट पे वर्षा करेगी, और सबसे लास्ट में भी वहीं से लौटेगी, तो सबसे बाद में भी वर्षा करेगी। भाई अनिल आपके पास ही रुक रहा है बेटा, बाकी वीडियो में कोई समस्या है नहीं। प्रिया कुमारी, कॉफी शोवर जो होती है वो अलग होती है, ये मैंगो शोवर होती है। हाँ, आम की वर्षा होती है, ये वाली आम की वर्षा होती है, आमर वृष्टि, मैंगो शोवर। ठीक है भी, इतनी बातें क्लियर है। चलो अगली बात पे चलूं, ये बात पूरी होगी। सब तूफानों वाली वर्षा है। अरे गर्मी की ऋतु खत्म होने, वर्षा से पहले चक्रवाती है, साइक्लोनिक रेन आती है, और वो जिस फसल के लिए लाभदायक होती है या जिस प्रकार का वो नुकसान करती है उसके आधार पे उसका नाम है। तो इसका नाम है आम्र वृष्टि, आम्र वृष्टि। अब हम चलते हैं अगली बात पे। अगली बात होती है भी दूसरी, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम भी नाम होता है, फूलों की वर्षा भी नाम होता है, और कॉफी शोवर भी नाम होता है। ये आपके तीनों नाम इसी के होते हैं, कुछ नहीं है, केवल इतना याद रखना है, ये भी वही तूफानी वर्षा है। और अब बताओ एनसीईआरटी में क्या लिखा है वो बताऊं क्या? एनसीईआरटी में लिखा है केरल व तटवर्ती भागों में होने वाली वर्षा, जबकि कॉफी जो होती है वो कर्नाटक में उत्पन्न होती है। कुलदीप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो आम्र वृष्टि कहाँ होती है, ये क्वेश्चन आ गया, और केरल और कर्नाटक का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप उत्तर क्या करोगे? तो आप उत्तर करोगे महाराष्ट्र। ऑप्शन नहीं हो मतलब विकल्प नहीं हो, विकल्प नहीं हो, ये वाले विकल्प नहीं हो, ऑप्शन नहीं हो, तब आपको महाराष्ट्र उत्तर करना है। जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक आपको उत्तर यही करने होंगे। बहुत बारीकी की बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। ये भी ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में केरल व तटवर्ती कहवा उत्पादक, कहवा उत्पादक, एक्चुअली में कहवा कहाँ उत्पन्न होता है? कर्नाटक में। आपको भी पता है बाबा बुद्धन की पहाड़ी में होता है, वहां होता है। केरल व तटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में होने वाली, होने वाली तूफानी वर्षा, तूफानी वर्षा, इस तूफानी वर्षा का नाम है आपका क्या? इस तूफानी वर्षा का आपका नाम है चेरी ब्लॉसम, फूलों की वर्षा, कॉफी शोवर। ठीक है भी, अगली बात पे चले। इसके बाद आपकी एक और होती है काल बैसाखी। अच्छा, बैसाख का जो महीना होता है वो इसी समय आता है, काल बैसाखी। ये पश्चिम बंगाल में होती है। अब मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी में लिखा है असम व पश्चिमी बंगाल में, बंगाल में चलने वाली, चलने वाली अत्यधिक
तेज व वर्षायुक्त पवने, अत्यधिक तेज व वर्षायुक्त पवने मतलब बहुत तेज पवन है ये, और ये अपने साथ वर्षा करती हैं और असम में पश्चिम बंगाल में चलती हैं। ये राजस्थान में एक बार, तो जिसको आर्टेट बोलते हैं, उसमें ये सवाल आया कि काल बैसाखी पवन कहाँ चलती है, और अलग अलग ऑप्शन दे दिया, असम और पश्चिम बंगाल। उस समय में, ये आज से लगभग बात है 10-12 साल पहले की, और उस समय ये सवाल में दोनों ऑप्शन आए थे। उस समय राजस्थान में 2013-12 की बात है वो, पहली बार आल्टेट हुआ था तब, और तब ये सवाल आया था। उसमें असम भी ऑप्शन में था और पश्चिम बंगाल भी ऑप्शन में था। आप सुनिए बात, उत्तर माना गया असम, और बोर्ड ने ये क्लू दिया कि हमने हमारी किताब में लिख रखा है असम वह पश्चिम बंगाल में चलती, तो पहले वाला उत्तर सही माना जाएगा, है ना। अभी आप इसकी पूरी बात सुनोगे तब आपको और बातें समझ में आएंगी। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ, इसका जो अर्थ होता है ना, अर्थ होता है बैसाख के महीने में, बैसाख के महीने में आने वाली तबाही, तबाही मतलब ये बहुत विनाशकारी पवन होती है ना, तो विनाशकारी होती है, तो विनाशकारी होती तो फिर वर्षायुक्त, या एक शब्द और जोड़ते हैं, विनाशकारी, विनाशकारी पवन होती हैं, बहुत तेज चलती हैं, सब कुछ उड़ा ले जाती हैं, इसलिए इनका नाम होता है चाय, पटसन व चावल के लिए, चावल के लिए अच्छी। वो तो कॉमनली बात है, अरे इतनी भयंकर गर्मी में जब बारिश आएगी तो फसलों को तो लाभ मिलेगा। अब सुना आप, असम में इन पवनों को, पवनों को पारदोली, पारदोली छिड़ा कहते हैं। असम में इन पवनों को पारदोली छिड़ा कहते हैं। तो अब इस परिस्थिति को देखें तो असम में तो इनका नाम बारदोली छिड़ा हो गया, मतलब जब सवाल आए कि बारदोली छिड़ा कहाँ चलती है तो असम उत्तर आना चाहिए, और काल बैसाखी कहाँ चलती है तो पश्चिम बंगाल आना चाहिए। लेकिन देखो आप, एनसीईआरटी कहती है कि काल बैसाखी का ही नाम है, जब सवाल आ जाए काल बैसाखी कहाँ आती है तो असम और पश्चिम बंगाल दोनों उत्तर आएंगे। और इस प्रकार आपको एक्यूरेट बातें याद रखनी है। बताओ इतनी बातें क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर हैं तो फिर मैं अगली बात पे चलता हूं। जल्दी से कमेंट करो भाई, समय बड़ा रफ्तार के साथ चलता है। हाँ, और एक बार ये भी बताओ वीडियो सही चल रहा है क्या? किसी प्रकार की कोई समस्या? नेट तो कुछ हिसाब से दी, सॉफ्टवेयर की वजह से हो जाता। हाँ, जल्दी बता दो भाई। जब तक आप बताओगे तब तक, क्योंकि आप 1-2 मिनट तो सोचते हो कमेंट लिखे कि नहीं लिखे, तब तक समय रफ्तार के साथ चलता है। तो हम अगली बात पे चलेंगे, और अब हमारी ऋतु होगी वर्षा ऋतु। ये हमारी ऋतु होगी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। डन हो गया भाई, ठीक है। मोनिका, रेखा, विनय कुमार, अब्बास, वर्षा ऋतु की ओर चलते हैं हम। वर्षा ऋतु में क्या होता है? देखो बेटा, अब बात बदल गई, और बदल क्या गई उसको समझ लो आप। अब बात ये बदल गई कि जो सूर्य कारक रेखा के ऊपर आ गया, अब जो सूर्य विषुवत रेखा से उत्तर की ओर बढ़ रहा था, अब वो कर्क रेखा के ऊपर आ गया। अरे वाह, कर्क रेखा के ऊपर आ गया तो क्या होगा?
तो अभी सूर्य आपका यहां सीधा चमकने लग गया, क्योंकि अभी तारीख आ गई 21 जून। और जैसे सूर्य यहां सीधा चमकेगा, यहां टेम्परेचर हो जाएगा ज्यादा और हिंद महासागर में टेम्परेचर हो जाएगा कम। अच्छा, एक ये तो बात है सामान्य वे की बात। आप ध्यान से देखना, मैं आपको एक बार फिर बताऊंगा। ट्यूशन कराएंगे बेटा, एक बार पहले बच्चों को सिलेबस की थोड़ी जल्दबाजी है तो इनका पूरा करा देते हैं। इधर टेम्परेचर कम। अब आप समझे, इसका मतलब यहां क्या होगा, उच्च वायुदाब, और यहां क्या होगा, निम्न वायुदाब। पवन कहां से कहां चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। उत्तरी गोलार्ध में पवन किधर मुड़ेगी, दाईं ओर। तो ये सारी पवन आपके दाईं ओर ऐसे मुड़ जाएंगी। और ये आम बात है जो हम सामान्य एंगल में बता देते हैं कि ये आपकी जो पवन होती है ये जल से आती हैं, जल से, और स्थल की ओर आती हैं। इसलिए अपने साथ पानी लेके आएंगी, और पानी लेके आएंगी तो क्या करेंगी, वर्षा। और इसलिए भारत में वर्षा ऋतु हो जाती है। इनकी दिशा क्या होती है, ये दक्षिण और ये पश्चिम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि इस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन चलती है। ठीक है, अब ओरिजिनल बात समझाता हूं आपको, जो ओरिजिनल बात है वो समझो। ये जो बात थी ये आम बच्चों को बताने की बात है, और यू आर इंटेलिजेंट एंड जीनियस पर्सन। तो वी आर डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस प्रोसेस। ये हमारा इंडिया है। सामान्य भाषा में, सामान्य दिनों में ये आपके सूर्य सीधा चमकता है विषुवत रेखा पे 0 डिग्री में, और तब यहां तापमान ज्यादा और वायुदाब कम होता है। और नीचे दक्षिणी गोलार्ध में पवन चलती है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, ऊपर चलती है उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। ठीक है भाई, लेकिन जब आपका सूर्य कर्क रेखा पे चला जाता है तो ये जो निम्न वायुदाब वाली पेटी है ना, निम्न वायुदाब वाली, कल परसों बताई थी ITCZ, ये खुद भारत की ओर चली जाती है। और अभी देखना, अभी बात बदलेगी, जो फलोन ने बताई वो वाली बात नहीं रहेगी। फलोन ने तो कहा था कि इस विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में चलने वाली पवन भारत की ओर चलेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपकी NCERT लिख रही है, जो कि आपको सामान्य भाषा में उत्तर करना है, वो ये करना है कि जैसे ये निम्न वायुदाब पेटी सूर्य भारत में सीधा चमकता है तो ये निम्न वायुदाब पेटी जो है वो भारत में चली जाती है। और अब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन जो अभी विषुवत रेखा तक चल रही थी, अब विषुवत रेखा को पार करके और भारत की ओर चलना शुरू कर देती है। विषुवत रेखा को पार करके भारत की ओर चलना शुरू कर देती है, और भारत में इनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कहते हैं। यहां से आपका एक सवाल बनेगा कि भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन चलती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन, वो कौन सी पवन होती है, तो वो होती है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। ये सवाल पूछा जाने की संभावना रहती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन है, ये आपकी विषुवत रेखा को पार करके भारत की ओर चलती है, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन होती है। इतनी बातें क्लियर हैं क्या, बताओ। हाँ, अब हम चलते हैं अगली बात पे। तो हमारी वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु की बात आपको बताता हूं। वर्षा ऋतु में ये समझे, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी
जिसको बेटा हमने ITCZ कहा था, विषुवत-रेखीय निम्न वायदा पेटी उत्तर की ओर खिसक जाती है। हाँ, अब देखो अगली बात। अब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार करके अपने दाईं ओर मुड़कर भारत की ओर चलती हैं, भारत की ओर चलती हैं, जिन्हें क्या कहेंगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कहते हैं। तो यहां से आपका एक सवाल बन गया, और वो ये बन गया कि भारत में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कौन सी पवन होती है? तो इसका उत्तर देखो ये रहा, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन होती है जी, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन होती है। जो अभी पवने विषुवत रेखा तक चल रही थी, अब वो विषुवत रेखा को पार करती है, क्योंकि निम्न वायदा पेटी ऊपर चली गई, और जैसे ही ये विषुवत रेखा को पार करती है अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और फिर भारत की ओर चलना शुरू करती है। और इन्हीं पवनों को भारत में क्या कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कहते हैं। अभी इनका पूरा वर्गीकरण करवाऊंगा, आगे धीरे धीरे चलते जाएंगे। ये आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन होती है। क्लियर है क्या? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन होती है। हाँ प्रिया कुमारी, बिल्कुल सही बात है, आप एकदम राइट बात बता रहे हो। इतनी बात क्लियर हुई क्या? बताओ। मैंने यहां केवल आपको यह बात बताई है कि भारत में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन होती है। और जब आपसे पूछ लिया जाए फलोन के अनुसार कौन सी होती है, तब आपका उत्तर आएगा विषुवत रेखीय पछुआ पवन, तब उत्तर आएगा विषुवत रेखीय पछुआ पवन। ये बात मैं पहले करा चुका हूं। फलोन के अनुसार भारत में चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन कौन सी होती है? विषुवत रेखीय पछुआ पवन। और फलोन का नाम नहीं आए तब आपको उत्तर बताना है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन। ओके बेटा, अब आप अगली बात पे आ जाओ, अगली बात पे आ जाओ। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन, पश्चिमी मानसून पवन जल से स्थल की ओर चलती, स्थल की ओर चलती है, अतः वर्षा करती हैं, वर्षा करती हैं। इसलिए इन्हें मानसून का आगमन कहते हैं, आगमन कहते हैं। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए हमारी मानसून पवन सबसे पहले पहुंचती यहां 25 मई को, 25 मई को अंडमान निकोबार पहुंच जाती हैं। 1 जून को आपकी मानसून पवन कन्याकुमारी तक पहुंच जाती हैं, और आपकी 10 से 15 जून को इधर आपके कलकत्ता और इधर मुंबई, मुंबई से कलकत्ता तक पहुंच जाती हैं। 1 जुलाई को राजस्थान में जयपुर तक पहुंच जाती हैं, और 15 जुलाई को मानसून पवन पाकिस्तान तक पहुंच जाती है, जहां तक भी पहुंचनी है। अब सबसे ज्यादा रोड़ा इस बात का होता है कि यदि मानसून पवन 1 जून को
कन्याकुमारी तट पे ना पहुंचे तो उसको हम कहते हैं मानसून की देरी, मानसून का लेट होना कहते हैं बेटा उसको, मानसून की देरी या मानसून का लेट होना कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया मानसून कब पहुंचती है? मानसून पवन 25 मई अंडमान निकोबार पहुंचती है। 1 जून कन्याकुमारी तट 10 से 15 जून मुंबई से कलकत्ता तक। 1 जुलाई राजस्थान तक। 15 जुलाई संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप जहां तक भी मानसून पवन पहुंचनी है वहां तक सब जगह पहुंच जाती है। सुनो, यदि मानसून पवन 1 जून को कन्याकुमारी तट ना पहुंचे तो उससे मानसून का लेट होना या देरी कहते हैं। मानसून का लेट होना या मानसून की देरी कहते हैं। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, मानसून का लेट होना या मानसून की देरी किसे कहते हैं? इतनी बातें समझ में आ गई तो जल्दी से आप थंबनेल भेज दो जल्दी से, फिर मैं आपको आगे बात बताता हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों जल्दी भेजा करो, इतना लेट मत रहा करो, तुम एक्टिव कम रहते हो, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। अच्छा, अब हम अगली बात पे चलते हैं। चलें, अब की बार आपका सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। अगली 5 मिनट तक अनिल शाबाश, ओके। मोनिका मोर शाबाश। किसी को कोई बात नहीं समझ में आई तो जल्दी कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई करता हूं। यदि समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलते हैं बेटा। मीना यस, ओके। हाँ भाई जल्दी ही आपके लिए एमसीक्यू भी शुरू करेंगे, थोड़ा सा आप वेट करें। हाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर आपको। जैसे देखिए, आपको एक दिमाग लगाना है कि हमारी जो मानसून पवन आती है वो ऐसे आती है, ऐसे। नोट कर रहे हो? कर लो भाई। चलो तो फिर एक काम करते हैं, कल जो है ना हम इससे आगे की बात जो है वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, आप इसको नोट कर लो 1-2 मिनट में। फिर हम, क्योंकि बेटा अभी समय भी इजाज़त नहीं देगा, फिर क्लास भी शुरू करनी रहेगी। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जलवायु को। आप लोग बिल्कुल तैयार होके आना। और नेक्स्ट डे कौन सा टॉपिक शुरू करना है वो भी बता देना। कर लो भाई नोट।